नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। चैप्टर 5 है बच्चों हमारा, क्या है? वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने क्या पढ़ा? डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम क्या पढ़ेंगे? डीएनए का रेप्लिकेशन देखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये प्रूव कर दिया हुआ है, हमने नहीं, बेसिकली साइंटिस्ट हमारे जो हैं इन्होंने प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही क्या है आपका? जेनेटिक मटेरियल है। मतलब डीएनए और आरएनए में एक फाइट चल रही थी कि कौन जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, रेप्लिकेशन और बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टी होने की वजह से डीएनए हमारा क्या साबित होता है कि डीएनए ही आपका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो आज हम देखेंगे कि डीएनए में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है रेप्लिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रेप्लिकेशन। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है बच्चों? प्रतिकृतियन कहते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ इधर उधर हो रही होगी तो। प्रतिकृतियन कहते हैं इसको, या प्रतिकृतिकरण कहा जाता है। रेप्लिकेशन क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन कहा जाता है, या इसको आप डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिकृतिकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? डीएनए में एक प्रॉपर्टी होती है कि डीएनए अपने ही जैसा नया डीएनए बना सकता है। अपने जैसा नया डीएनए बना सकता है। ठीक है, अपने जैसा नया डीएनए क्या कर सकता है? बना सकता है। यानी कि अगर ये हमारा एक डीएनए है तो इससे क्या होगा? इससे 2 डीएनए और क्या हो जाएंगे? इससे 2 डीएनए और बन जाएंगे। इसी को कहा जाता है प्रतिकृतिकरण, क्योंकि ये जो नए डीएनए बन रहे हैं एग्जैक्टली क्या होंगे? ये बिल्कुल इस अपने पेरेंट डीएनए की तरह होंगे। ठीक है, अब क्योंकि एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डुप्लीकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डुप्लीकेशन कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी दी किसने? ज़रा याद करिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वॉटसन और क्रिक का मॉडल पढ़ा था। फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन का क्या पढ़ा था? मॉडल पढ़ा था हमने। डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया हुआ था। इन्होंने बताया कि जो हमारा डीएनए होता है, ये हम मान लेते हैं क्या है? ये हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम है, और इधर से जो डीएनए गया वो क्या होगा? इसकी पोलैरिटी क्या होगी? इधर 5 प्राइम और इधर क्या होगा? 3 प्राइम। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाला जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड का क्या होगा? एंटी पैरेलल होगा। क्या होगा? एंटी पैरेलल। मतलब अगर ये इस तरफ से जा रहा है तो ये वाला किधर जाएगा? इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि ये क्या किसका बना होता है आपका? ये बना होता है पेंटोज शुगर का और फॉस्फेट का बना होता है। ये किसका बना होता है? ये बना होता है, सेम चीज़ उसी का बना होता है। एंड बीच में क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। बीच में क्या होते हैं बच्चों? नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम, थोड़ा सा और स्पेस हो जाए यहाँ पर, क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर ए, यहाँ पर टी, यहाँ पर सी, यहाँ पर जी, यहाँ पर सी, यहाँ पर जी, यहाँ पर ए मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। ये क्या है आपके? ये है नाइट्रोजिनस बेसिस लगे हुए हैं। तो दूसरे स्ट्रैंड पर क्या होगा? इसी का कॉम्प्लीमेंट्री वो आएगा, नाइट्रोजिनस बेस आएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेस क्या होगा? डीएनए की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा, सी आ जाएगा, जी आ जाएगा, सी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? हमने डिस्कस किया था, शारगाफ ने क्या बताया था? एडेनिन हमेशा पेयर अप करेगा थायमीन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। थायमीन हमेशा पेयर अप करेगा एडेनिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। सिमिलरली सी के साथ जी का पेयरिंग अप होगा और जी के साथ सी का पेयर अप होगा। 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। कितने नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं बच्चों? 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। हमारे डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। आरएनए वाला जब आएगा तो आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए डीएनए का डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा एक हेलिक्स, और ये क्या है आपका? दूसरा हेलिक्स है। ठीक है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, द्विसूत्री संरचना होती है डीएनए आपका। ठीक है, ये हो गया। पोलैरिटी हमने 3 प्राइम 5 प्राइम कैसे आया, 5 प्राइम 3 प्राइम कैसे आया था, हमने डिस्कस किया हुआ है। रिवाइज करते रहिए। 5 प्राइम पर क्या होते हैं आपके? फॉस्फेट ग्रुप लगे रहते हैं। 3 प्राइम से भी दूसरा फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है। फिर से 5 प्राइम पर क्या आता है? एक और फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है।
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, तो इसीलिए हम कहते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम पोलैरिटी, एंड दूसरे वाले का 3 प्राइम से क्या होता है 5 प्राइम पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी क्या होती है इसकी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। ठीक है, ये तो हो गया डीएनए का। वो इसी दौरान वाटसन और क्रिक ने कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के। इसी वजह से डीएनए से क्या होता है, नया डीएनए जो बनता है वो आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बनता है। कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बनता है, सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बनता है। सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल आपका क्या है, इसको हम कहते हैं अर्ध संरक्षी सिद्धांत। क्या कहते हैं, अर्ध संरक्षी सिद्धांत इसको कहा जाता है। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, आपके वाटसन और क्रिक ने बताया था। किसने बताया बच्चों, वाटसन और क्रिक ने बताया था। ठीक है, उसके बाद में आता है डीएनए का रेप्लिकेशन के बारे में। जब हम स्टडी करते हैं तो हम 2-3 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है आपका स्कैटर्ड वाला पढ़ते हैं, स्कैटर्ड वाला फ्रेगमेंटेड प्रिंसिपल हम देखते हैं, और एक होता है आपका कंजर्वेटिव प्रिंसिपल हम देखते हैं, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल हम देखते हैं, और एक होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल हम देखते हैं बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव जो है आपको वो कंजर्वेटिव का बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, इन तीनों के बारे में क्या कहा गया, ये कहा गया सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के बारे में। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के बारे में ये कहा गया कि जो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है आपका, इसमें जो डीएनए है, लेट्स से कि ये हमारा क्या है, पेरेंट डीएनए है। ठीक है, ये है हमारा पेरेंट डीएनए। तो ये जो डीएनए है, इसी डीएनए से 2 नए डीएनए बन जाते हैं जो कि बिल्कुल हूबहू किसकी तरह होते हैं, अपने पेरेंट डीएनए की तरह होते हैं। ये जो आपका 2 डीएनए बना, ये एग्जैक्टली किसकी कॉपी होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट डीएनए का होता है। तो इस मॉडल को कंजर्वेटिव मॉडल कहा गया। हालांकि इस मॉडल ने ये प्रूव नहीं किया कि कौन सी स्ट्रैंड से किस पोलैरिटी को कॉपी करते हुए ये दोनों नए स्ट्रैंड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड्स उतना सिद्धांत को फॉलो नहीं कर पाया, मतलब प्रूव नहीं कर पाया, तो इस स्ट्रैंड को नहीं माना गया। इसी तरह से एक आता है आपका स्कैटर्ड या फ्रैगमेंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो डीएनए है आपका, इसके फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, ये जो आपका फ्रैगमेंट्स होते हैं ये इस तरह से क्या होते हैं, इस तरह से फ्रैगमेंटेड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्ट्रैंड आता है, इधर से भी ऐसे हम बना दें, हाँ, उसके बाद जो दूसरा स्ट्रैंड आता है बच्चों, दूसरा स्ट्रैंड क्या करता है, ये इन गैप्स को क्या कर देता है, फिल कर देता है। इन गैप्स को क्या कर देता है, फिल कर देता है। इसी तरह से ये जो बीच में गैप्स रहते हैं स्ट्रैंड्स के बीच में, ये भी क्या आएंगे, ये जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं, कोट्स रहते हैं, वो क्या करेंगे, आपके आकर के इस गैप को फिल कर देंगे। तो इस मॉडल को कहा गया फ्रैगमेंटेड और स्कैटर्ड प्रिंसिपल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो पेरेंट डीएनए है, ये बेसिकली इसके कुछ कोड्स आकर के डॉटर डीएनए में चले जाते हैं। उसके बाद नया डीएनए डॉटर पेरेंट डीएनए को कॉपी करते हुए गैप्स को फिल कर देता है। ठीक है, ये वाला आपका क्या कहलाया, आपका स्कैटर्ड फॉर्म है, फ्रैगमेंटेड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहलाया। ठीक है, उसके बाद हम क्या आते हैं हम देखते हैं कि जो वाटसन और क्रिक क्या देखे गए, आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल आपका देखे गए। हालांकि यही हमारे सिलेबस में ही है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दे करके गए। तो इसमें क्या कहा गया और इसको दिया किसने, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको किसने दिया, इसको दिया क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों ही में ही अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। यूकैरियोटिक आपके जो कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं बच्चों, कोशिकाएं जो होती हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, उसमें दिया था आपके कौन, मैथ्यू मिशेल्सन ने दिया था।
मिसेल्सन और स्टाहल ने दिया था। किसने दिया था? मिसेल्सन एंड स्टाहल, दो साइंटिस्ट थे। मिसेल्सन एंड स्टाहल ने क्या दिया आपका? इन्होंने दिया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल प्रोकैरियोट्स में, और किस पर स्टडी किया था? ई कोलाई पर स्टडी किया था। किस पर स्टडी किया था बच्चों? ई कोलाई पर स्टडी किया था। मिसेल्सन और स्टाहल दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ई कोलाई, एस्केरिकिया कोलाई नामक बैक्टीरिया पर मॉलिक्यूलर बेसिस डीएनए का रेप्लिकेशन किया था, देखा था बेसिकली। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल्स में कौन है आपका? टेलर और इनके जो दूसरे सहयोगी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? ये आपका देखा था, किसमें देखा था? एक पौधा है, प्लांट है बेसिकली, जिसका नाम है विशिया फेबा नाम है। सेम की प्रजाति है आपकी, बीन्स की प्रजाति है। इसमें इन्होंने क्रोमोसोमल लेवल पर डीएनए का रेप्लिकेशन देखा था। किस लेवल पर देखा था? गुणसूत्री लेवल पर देखा था डीएनए का रेप्लिकेशन देखा था। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये प्रोकैरियोटिक वाला है, ई कोलाई वाला है रेप्लिकेशन का मेथड, जिसको हम आगे जा करके क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आते हैं, हम समझ लेते हैं मिसेल्सन एंड स्टाहल का जो डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल था उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब मिसेल्सन एंड स्टाहल साहब ने किया क्या? इन्होंने क्या किया? जो डीएनए है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? डीएनए है। इस डीएनए को इन्होंने एक मीडियम में ग्रो कराया। ठीक है, क्या किया? एक मीडियम में कल्चर किया। और कौन सा मीडियम लिया? लिक्विड मीडियम, अमोनियम क्लोराइड का लिया। किसका मीडियम लिया बच्चों? अमोनियम क्लोराइड का मीडियम लिया। और इस अमोनियम क्लोराइड में जो हमारा तत्व है नाइट्रोजन, जो है नाइट्रोजन के दो आपके आइसोटोप्स लिए गए, जिनको क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स को क्या कहा जाता है बच्चों? समस्थानिक। ये क्या है आपके? समस्थानिक लिए, नाइट्रोजन के दो समस्थानिक लिए। एक नाइट्रोजन का क्या लिया? नाइट्रोजन 14 वाला लिया, और एक क्या लिया? नाइट्रोजन 15 वाला लिया। ठीक है, नाइट्रोजन 15 में क्या है? इसका परमाणु भार ज़्यादा है, तो ये क्या होगा? भारी होगा। नाइट्रोजन 14 का परमाणु भार क्या है? कम है, तो इसका जो ये कैसा होगा तत्व? हल्का होगा कंपेयर टू आपका नाइट्रोजन 15। तो जो ये डीएनए है, इसका आपका पोलैरिटी यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। 3 प्राइम इधर से इधर से इधर से ये आया आपका। अच्छा एक मिनट, ये 5 प्राइम, ये आपका 5 प्राइम, और ये है क्या? 3 प्राइम। ठीक है बच्चों, तो आइए, ये है क्या आपका? अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड में इसको ग्रो कराया उन्होंने, तो इन्हें क्या मिला? इन्हें दो तरह के क्या मिले आपको? डीएनए मिले। अब पहली बार इन्होंने क्या किया? जो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का तत्व है, ये मान लेते हैं कि नाइट्रोजन 15 वाले लिक्विड में इन्होंने इसको क्या किया? ग्रो कराया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे बच्चों? अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रैंड से क्या बनेगा? नया स्ट्रैंड आपका बनेगा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये आपके क्या हैं? N14 वाले हैं। यहाँ पर भी क्या है? N14 वाले हैं। ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, नेचुरली जो डीएनए है उसमें N14 वाला आपका नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है। तो जब इसको अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराया और ये जो दो नए स्ट्रैंड्स बने, ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए? अलग हो गए। अब यहाँ से क्या हुआ? इन दोनों ही स्ट्रैंड से एक नया स्ट्रैंड आकर के लगता है। ये एक नया स्ट्रैंड इससे भी आकर के लगता है, एक नया स्ट्रैंड इससे भी आकर के लगता है। अगर इस डायग्राम को मैं इस तरह से बनाऊं, ये आपका नया स्ट्रैंड है, और ये वाला जो हरे रंग से मैं बना रही हूँ, ये आपका पुराना स्ट्रैंड है। ठीक है ना? नया, ये पुराना वाला स्ट्रैंड है, और ये क्या है? आपका नया वाला स्ट्रैंड है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? जो आपका पुराना वाला स्ट्रैंड है कौन से मीडियम में है? वो आपका मतलब उसमें नाइट्रोजन 14 वाला प्रेजेंट है पहले से ही। ठीक है, कौन सा वाला प्रेजेंट है? नाइट्रोजन 14 वाला प्रेजेंट है पहले से ही। अब क्योंकि उन्होंने इसको कौन से मीडियम में ग्रो कराया? अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में ग्रो कराया हुआ है। और अमोनियम क्लोराइड का कौन सा वाला आइसोटोप लिया हुआ है? 15 वाला आइसोटोप लिया हुआ है। तो जो नया स्ट्रैंड अपने पेरेंट स्ट्रैंड को देख करके ग्रो करेगा, ये होगा आपका 15 वाला। यानी ये जो रेड वाला होगा, ये कैसा होगा? 15 वाला होगा। ठीक है, तो ये देखते हुए इन्हें ये पता चला कि जो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं
वो अपने पेरेंट स्ट्रैंड का 50% हिस्सा होते हैं। बेसिकली इस एक डीएनए से जो आपका स्ट्रैंड अलग हुआ, इस दो स्ट्रैंड क्या हो गए, आपस में अलग हो गए। फिर इसको, इसी स्ट्रैंड को देखते हुए नया स्ट्रैंड आकर के इससे क्या होता है, लग जाता है। और जो नया स्ट्रैंड लगा ये कितना परसेंट होता है, सिर्फ 50% होता है। और डॉटर डीएनए में पेरेंट डीएनए का 50% हिस्सा क्या होता है, बच जाता है। डॉटर डीएनए में जो नया डीएनए बना हुआ है उसमें नए, जो पुराना डीएनए था, पेरेंट डीएनए था, उसका 50% हिस्सा बच जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया बच्चों, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहा गया। क्या कहा गया, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी बस इतना हमें ये इतने से पता चला। अब आगे क्या, इससे पता क्या चला, देखो इस अभी ये जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जब इसको ग्रो कराया, ग्रो कराने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज किया। क्या किया बच्चों, सेंट्रीफ्यूज किया। अब ग्रो कराने के बाद क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। मतलब इसका क्या करते हैं, माफ़ कीजिएगा हिंदी याद नहीं आ रहा है क्या है, सेंट्रीफ्यूज किया इसको बच्चों, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या करेंगे, कौन से मीडियम में सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं इसको, एक ग्रेडियंट लिया, एक लिक्विड का ग्रेडियंट लिया, सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट लिया। क्या लिया, सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट लिया। उस मीडियम में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इन्हें दिखा कि जो आपका भारी नाइट्रोजन वाला डीएनए का था वो टेस्ट ट्यूब के क्या होता है, नीचे तली पे बैठ जाता है, और जो लाइट वाला था वो क्या होता है, आपके ऊपर की तरफ चला जाता है। ये इनको दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इसको नाइट्रोजन वाले मीडियम में इन्होंने ग्रो किया तो हम क्या देख रहे हैं, एक और ये मान लेते हैं, तो हम थोड़ा सा हमारी स्टडी के लिए बेहतर होगा, हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा पेरेंट डीएनए है वो N15 वाला है, ठीक है, क्योंकि अगले स्टेप में फिर हम उसको हाइब्रिड बनाएंगे। हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या है, जो पेरेंट वाला डीएनए है वो N15 वाला है। तो अब उस चीज़ को मानते हुए जब नाइट्रोजन 15 के मीडियम में ग्रो कराया गया, तो जब सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन क्या हो रहा है, यानी जो डीएनए है वो कहाँ पर, आपके नीचे की तरफ बैठ जा रहा है, पैलेट वाले एरिया में क्या हो रहा है, बैठ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी इसको मानो ये 15 और ये क्या है आपका N15, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बैठ जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या किया इन्होंने ये देखा, उसके बाद अब फिर से एक स्टेप और आगे जाएंगे। अब एक स्टेप आगे गए तो हमें क्या मिला है, हमें कौन सा डीएनए मिला हुआ है, N15 वाला डीएनए मिला हुआ है। कौन सा मिला हुआ है बच्चों, N15 वाला डीएनए मिला हुआ है। अब इसके बाद इन्होंने इस जो डीएनए N15 वाला मिला, इसको इन्होंने अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में फिर से ग्रो कराया, और इस बार नाइट्रोजन 14 वाला आइसोटोप लिया। कौन सा आइसोटोप लिया, नाइट्रोजन 14 वाला। हमारे पास जो डीएनए है वो N15 वाला डीएनए है, और हम अभी क्या करा रहे हैं, जब ग्रो कराएंगे और जो मीडियम हम लेंगे अमोनियम क्लोराइड का, उसमें नाइट्रोजन 14 वाला डीएनए प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि जो ये स्ट्रैंड मिले हुए थे, मतलब जो दो डीएनए हमको मिले हुए थे, अब ये दोनों डीएनए क्या होंगे बच्चों, ये दोनों डीएनए फिर से क्या होंगे, अनकॉइल्ड होंगे, ठीक है, फिर से क्या हो जाएंगे, अनकॉइल्ड हो जाएंगे। अनकॉइल्ड होकर के इस पेरेंट डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड, और इधर से इस पेरेंट डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड, रेड वाले का भी क्या होगा, नया वाला भी स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको 4 स्ट्रैंड मिलेंगे, किसके, डीएनए के। क्या मिले बच्चों, 4 स्ट्रैंड मिले। अब उसके बाद क्या हुआ, नाइट्रोजन 14 में हमने ग्रो कराया हुआ है, तो जो नया स्ट्रैंड मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, N14 वाला स्ट्रैंड आपको क्या होगा, मिलेगा। कौन सा मिलेगा बच्चों, N14 वाला आपको स्ट्रैंड यहाँ पर मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा था, इसको क्योंकि N14 वाला, हाँ ठीक है, सभी N15 वाले हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, ये क्या था आपका पेरेंट डीएनए, ये भी आपका क्या है, N15 है, ये भी क्या है, N15 है, ये भी क्या है, N15 है, और ये भी क्या है, N15 है। अब अगर इसको हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया है, N14 वाले मीडियम में ग्रो कराया है, तो जो नया स्ट्रैंड बना वो 14 वाला बना हुआ है,
नया स्ट्रैंड जो बना वो क्या बना हुआ है, 14 वाला बना हुआ है। तो ये सभी के सभी कैसे बनेंगे, हाइब्रिड डीएनए बनेंगे। कैसे बनेंगे बच्चों, हाइब्रिड डीएनए बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, हाइब्रिड डीएनए बनेंगे। अब यहाँ से ये क्या देखने को मिला, यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि जो पेरेंट डीएनए है उसका 50% क्या हो रहा है, डॉटर डीएनए में जा रहा है, और 50% जो नया डीएनए बन रहा है उसका है। इसीलिए इस मेथड को क्या कहा गया आपका, इस मेथड को कहा गया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन इसको कहा गया। और इसी को लास्ट में क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया सभी के द्वारा कि यस, जो पुराना डीएनए होता है उसी को कॉपी करते हुए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल को फॉलो करते हैं, तो उसी को कॉपी करते हुए नया डीएनए आकर के क्या होता है, नया डीएनए का स्ट्रैंड आकर के इससे जुड़ता है। ठीक है, तो आगे क्योंकि हम डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से हो रहा है या कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तो ये आपका अर्ध संरक्षी जो मॉडल है उसको फॉलो करते हुए हो रहा है। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रैंड्स मिले वो आपको क्या मिले, हाइब्रिड स्ट्रैंड मिले हैं बच्चों। अब इस स्ट्रैंड को हमें फिर से क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराते हैं हम मान लेते हैं, और इस बार भी हम क्या रखते हैं, N14 वाला क्या रखते हैं, आइसोटोप लेते हैं। अब जब हम N14 वाला आइसोटोप लेंगे, ठीक है, अब देखो तुम्हारे क्या है, 4 के चारों स्ट्रैंड्स हैं। अब ये आपके क्या है, 4 डीएनए हैं आपके पास। ठीक है, कितने डीएनए हैं, 4 डीएनए है ना। 4 डीएनए में से एक ये हो गया, एक ये हो गया, और सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। 1 2 3 4 है ना, क्या हो जाएंगे, सभी के सभी नए स्ट्रैंड्स भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। 4 बने हुए हैं तो 8 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं पे बना लो, 8 बन जाएंगे। 8 स्ट्रैंड बन जाएंगे जब आपके 8 स्ट्रैंड बन रहे हैं। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसके पास क्या है, आपके पास सभी के सभी हाइब्रिड है ना, एक N15 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको ग्रो कराया हुआ है, आपके कौन से मीडियम में ग्रो कराया हुआ है, N14 वाला आइसोटोप लेकर के ग्रो कराया हुआ है। तो जो नया वाला स्ट्रैंड आएगा, नया वाला स्ट्रैंड किससे लगेगा, किसकी तरह होगा, N14 वाला होगा। नया वाला स्ट्रैंड किसकी तरह होगा, N14 वाला होगा। ये जो ग्रीन कलर का हमारा स्ट्रैंड बना, ये किसका बना हुआ है, N14 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 और N14 वाला बना हुआ है। ये आपका एक स्ट्रैंड N14 वाला बना, ये एक स्ट्रैंड N14 वाला बना, ये एक स्ट्रैंड कौन सा बना, N14 वाला बना है आपका। ठीक है, और ये हाइब्रिड बन रहा है, ये वाला हाइब्रिड बन रहा है, और ये वाला भी क्या बन रहा है आपका, ये वाला भी क्या बन रहा है, हाइब्रिड बन रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, 50% हमारे कैसे हैं आपके, 50% क्या हैं, हैवी नाइट्रोजन वाले क्या हैं, डीएनए बन रहे हैं, और 50% क्या बन रहे हैं आपके, हाइब्रिड डीएनए बन रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि जब हम इसका सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज कराएंगे, तो ये आपके सेंटर में बीच में आएंगे, और क्योंकि इसमें दोनों ही टाइप के क्या हैं, डीएनए मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ हाइब्रिड मिलेंगे आपको, कुछ हैवी वाले मिलेंगे, और कुछ क्या मिलेंगे आपको, लाइट वाले डीएनए आपको मिलेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को करके मिशेल्सन एंड स्टाहल ने ये प्रूव किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करते हुए होता है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव होता है। यानी एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि मिशेल्सन और स्टाहल ने सबसे पहले क्या किया कि डीएनए को क्या किस में ग्रो कराया, कौन से मीडियम में, अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में इसको ग्रो कराया। 2 बार इन्होंने क्या किया, ग्रो कराया। एक बार नाइट्रोजन 15 वाला आइसोटोप लिया, और एक बार क्या लिया, नाइट्रोजन 14 वाला आइसोटोप लिया। ठीक है, इन दोनों ही मीडियम में ग्रो कराने के बाद इन्होंने देखा कि जो हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का वो नीचे की तरफ बैठ जा रहा है, और जो लाइट आइसोटोप वाला है वो आपका क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये पार्टिकल्स, और जो हाइब्रिड डीएनए बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो सेंटर में जा रहे हैं, बीच में जा रहे हैं। ठीक है, अब इससे इन्होंने क्या देखा
कि जो पेरेंट डीएनए है, इसी पेरेंट डीएनए को कॉपी करते हुए नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है। इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है बच्चों? इस मेथड को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहा जाता है, अर्ध संरक्षी मेथड कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि इस चीज़ को देखना बहुत आसान था, क्योंकि जो ई कोलाई था ये हर 20 मिनट में क्या कर जाता था? रेप्लिकेट कर जाता था। हर 20 मिनट में डीएनए क्या कर जाता था? इसका रेप्लिकेट कर जाता था। इसी वजह से इसमें बहुत सारे डीएनए के रेप्लिकेशन देखना आसान हो गया था, और जिसके बेसिस पर हमें ये पता चला कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है अर्ध संरक्षी होता है। अर्ध संरक्षी में क्या हो रहा है? आधा स्ट्रैंड जो है, जो एक स्ट्रैंड है वो पेरेंट डीएनए का रह रहा है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो नया डीएनए बन रहा है, जो कि किसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए बन रहा है? अपने पेरेंट डीएनए को क्या कर रहा है? पेरेंट डीएनए को कॉम्प्लीमेंट करते हुए बन रहा है। ठीक है, यही है आपका मिशेल्सन और स्टाहल का एक्सपेरिमेंट। अब हम आते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझ लेना है, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये, क्योंकि मैं ले करके आई थी कि मैं इसको एक बार रीड भी कर दूंगी ताकि बेहतर समझ में आ जाए आपको। एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अर्ध संरक्षी प्रतिकृतयन का प्रायोगिक प्रमाण एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मैथ्यू मिशेल्सन ने। और किसने किया है? आपका एफडब्ल्यू स्टाहल ने किया था। 1958 में इन्होंने ये प्रूव किया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो आपके सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है। ठीक है, डीएनए प्रतिकृतियन अर्ध संरक्षी प्रकृति का होता है। किसको लिया था इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? एस्चेरिशिया कोलाई नामक बैक्टीरिया को इन्होंने लिया था, जो बहुत ही फेमसली ई कोलाई के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस जीवाणु की लगभग 14 पीढ़ियों को ऐसे माध्यम में संवर्धित किया जिसमें रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन 15, जो अमोनियम क्लोराइड का आपका मीडियम था, ठीक है, के रूप में उपस्थित था। कौन सा वाला मॉडल लिया था इन्होंने? कौन सा वाला आइसोटोप लिया था? नाइट्रोजन 15 वाला लिया था इन्होंने। ठीक है, इसलिए रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन जो है वो ई कोलाई में उपस्थित डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में प्रविष्ट हो चुका, और उसके बाद मिशेल्सन एवं स्टाहल ने इन कोशिकाओं को फिर से ऐसे माध्यम में क्या किया? संवर्धित किया। अब कौन सा वाला नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया गया है? 14 वाला नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया गया है। कौन सा वाला आइसोटोप लिया? 14 वाला लिया। अब क्या किया? डीएनए को अलग अलग समय के बाद अलग अलग किया गया, स्ट्रैंड्स को अलग कर लिया गया, एंड देखा गया कि जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो कौन सा वाला नाइट्रोजन क्या हो रहा है? प्रेजेंट है। और ये पता कैसे चल रहा है? सेंट्रीफ्यूज करा रहे हैं सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में, सेंट्रीफ्यूज करा करके हम ये चीज़ पता कर रहे हैं कि लाइट डीएनए है, लाइट नाइट्रोजन पार्टिकल वाला डीएनए कि हैवी नाइट्रोजन पार्टिकल वाला डीएनए है। प्रथम सीढ़ी की प्रतिकृति के बाद, सीढ़ी प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन में जो पीढ़ी है आपकी फर्स्ट जनरेशन की, उसके रेप्लिकेशन के को अलग करके इसका घनत्व देखने के बाद, डेंसिटी इसकी देखी जा रही है, ठीक है, तो घनत्व रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन युक्त माध्यम में संवर्धित कोशिकाओं के डीएनए और सामान्य नाइट्रोजन डीएनए के बीच में देखा गया, यानी कि इन दोनों के बीच में देखा गया, तो कौन सा वाला आपको मिल रहा है? हाइब्रिड वाला डीएनए क्या हो रहा है? मिल रहा है। कौन सा वाला डीएनए मिल रहा है? हाइब्रिड डीएनए मिल रहा है, ठीक है। सभी पदार्थों का घनत्व मापने के लिए अलग अलग सीजियम क्लोराइड प्रवणता पर इसको क्या किया गया? पृथक्कृत किया गया, यानी सेंट्रीफ्यूज किया गया। घनत्वों में यह अंतर इसलिए संभव हुआ क्योंकि 20 मिनट पश्चात फर्स्ट जनरेशन में बने हुए डीएनए में एक स्ट्रैंड जो है वो रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन, इसमें नया जो जिस मीडियम में हमने ग्रो कराया हुआ है प्रेजेंट था, जबकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में साधारण नाइट्रोजन क्या है? उपस्थित है। साधारण नाइट्रोजन क्या है? उपस्थित है। यानी एक स्ट्रैंड मान लेते हैं हमारा जो नेचुरल डीएनए है जो भी मिला हुआ है 15 है, और हमने उसको ग्रो किया हुआ है 14 वाले में, तो दूसरा वाला स्ट्रैंड कैसा होगा? N14 वाला होगा, हाइब्रिड डीएनए मिलेगा। उसके बाद 40 मिनट पश्चात अलग हुए डीएनए में आधा डीएनए क्या है? हाइब्रिड है, और आधा डीएनए कैसा है? आपका हल्का लाइट पार्टिकल वाला है। अच्छा, ठीक है, ये कैसे मिल रहा है? मैंने क्या किया, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला डीएनए का मीडियम लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो पेरेंट डीएनए है ये कैसा है आपका? पेरेंट डीएनए कैसा है? डीएनए विद N15,
डीएनए विड्थ क्या है बच्चों, N15 है। अब उसके बाद ये क्या कराया जा रहा है, रेप्लिकेशन कराया गया। जब रेप्लिकेशन कराया गया तो क्या हो रहा है, ये है आपका क्या, पेरेंट डीएनए का, ठीक है। ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है आपका, ये जो है स्ट्रैंड ये N14 वाला है, और ये ब्लैक वाला जो स्ट्रैंड है ये N15 वाला है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, ये आपका हाइब्रिड डीएनए है। कैसा डीएनए है बच्चों, हाइब्रिड डीएनए। यहाँ पर भी ये कैसा भी डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए आपका मिल रहा है, ठीक है। ये भी कैसा है डीएनए, हाइब्रिड डीएनए है। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वापस से हमने क्या कराया, कल्चर किया डीएनए को। अब जो मीडियम है हमारे पास, ये क्या हो रहा है, जो हाइब्रिड डीएनए था ये सेपरेट हो जाएगा स्ट्रैंड। अब जो कल्चर करेंगे ना, यहाँ पे N14 वाले मीडियम में कल्चर करेंगे। कौन से वाले मीडियम में कल्चर करेंगे, N14 वाले मीडियम में कल्चर करेंगे। तो ये स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये एक N15 है और एक क्या क्या है आपका N14 है, ठीक है। यहाँ पे 4 स्ट्रैंड आ जाएंगे इस तरह से, ये भी N14 और ये भी क्या है N15। N14 वाला आ रहा है तो N14 वाला इधर आ जाएगा, और इधर भी N14 वाला आ जाएगा, इधर भी N14 वाला आ जाएगा, और इधर भी N14 वाला आ जाएगा। ये देखिए, ये क्या है आपका N14 वाला डीएनए, ये भी क्या है आपका N14 वाला डीएनए, और ये क्या है आपका हाइब्रिड डीएनए। कैसा डीएनए मिल रहा है बच्चों, हाइब्रिड डीएनए। यानी कि जब फर्स्ट पेरेंट डीएनए में हमने N15 में वो कराया तो आपको हाइब्रिड डीएनए मिल रहा है। फिर इस हाइब्रिड डीएनए को हमने क्या किया, N14 वाले में हम ग्रो करा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें दिख रहा है कि 50% आपको हाइब्रिड डीएनए मिल रहे हैं एंड 50% लाइट डीएनए मिल रहा है, जिनमें N क्या है, N14 वाला आइसोटोप मिला हुआ है। यही था बहुत आसान सा मिचेल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट आपका मिला, ठीक है बच्चों। तो 40 मिनट बाद 20 मिनट में फर्स्ट जनरेशन मिल रहा है, 40 मिनट में सेकेंड जनरेशन मिल रहा है, 60 मिनट में आपका क्या मिलेगा, थर्ड जनरेशन मिलेगा, ठीक है। इस तरह से इन्होंने 21 बार क्या किया था, कल्चर मीडियम में ग्रो करा करके इन्होंने क्या किया, डीएनए का रेप्लिकेशन का पैटर्न देखा था। तो आधा डीएनए जो है वो कैसा है आपका, हाइब्रिड है, आधा डीएनए क्या है, हल्का है। और इस प्रयोग द्वारा इन्होंने ये सिद्ध किया कि डीएनए का क्या है, जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव होता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या, हमारे रेप्लिकेशन के बारे में, क्या प्रतिकृतिकरण के बारे में। रेप्लिकेशन टर्म ही मैं यूज़ करूँगी, ध्यान दीजिएगा। रेप्लिकेशन क्या है आपका, अपने ही समान नए डीएनए का बनना क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो इसीलिए बार बार मैं रेप्लिकेशन ही टर्म यूज़ करूँगी। प्रतिकृतिकरण थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड हो जा रहा है प्रोनाउंस करने के लिए, तो रेप्लिकेशन ही मैं इसको प्रोनाउंस करूँगी। अब रेप्लिकेशन के लिए हमारे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिम्मेदार हैं, हमने ये तो देख लिया, स्टाहल एंड मिचेल्सन ने ये तो बता दिया कि जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से हो रहा है, पर रेप्लिकेशन हो कैसे रहा है ये भी तो हमें समझना है। तो रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है बच्चों, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेप्लिकेशन जो हमारा है, एक मिनट, रेप्लिकेशन जो है हमारा ये कैसा है, मतलब पैटर्न इसका कैसा है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन जो है इसको हम कहते हैं, ये आपका सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, अर्ध सतत होता है, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, अर्ध सतत होता है, ठीक है। कैसे अर्ध सतत होता है अभी हम इसको प्रूव करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है बच्चों, बाई डायरेक्शनल होता है, यानी द्विदिशीय होता है। ये कैसा होता है, द्विदिशीय होता है, दोनों दिशाओं से ये होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका एक सेल है, ये बीच से अगर खुल रहा है तो ये जब इस तरह से खुल गया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, जो है ये इस डायरेक्शन से भी रेप्लिकेशन हो सकता है, इस डायरेक्शन से भी रेप्लिकेशन हो सकता है। इसी को कहा जाता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और रेप्लिकेशन कहीं से भी हो जाएगा क्या, कहीं से भी होने का मतलब है किसी भी पॉइंट से हो जाएगा तो नहीं, इसके लिए क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसको ओरिजिन ऑफ क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है।
तो ये कौन सी साइट होती है हम देखेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है, यानी कि प्रतिकृतिकरण का क्या कहा जाता है, उत्पत्ति कहा जाता है। प्रतिकरण की एक मूल क्षेत्र होगा जहाँ से क्या होगा, प्रतिकृतिकरण स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ORI इसको, अब ये आपका कौन सा साइट होगा, तो इसको टाटा साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टाटा साइट इसको बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि आपका थाइमीन एडेनिन, थाइमीन एडेनिन, थाइमीन एडेनिन, इस तरह से क्या लगे रहेंगे, आपके साइट डीएनए पे लगे रहेंगे। उसी साइट से रेप्लिकेशन डीएनए का क्या होगा, ये वाला जो बनेगा यहाँ पर, उसी साइट से बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर थाइमीन, यहाँ पर थाइमीन, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर थाइमीन और यहाँ पर एडेनिन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो इसी टाटा वाले साइट से को क्या करते हैं, देख करके क्या होता है, आपका रेप्लिकेशन होता है। अच्छा, और अब इसके लिए जो कुछ हथियार भी तो चाहिए, है ना। रेप्लिकेशन कराने के लिए कुछ हथियार भी तो चाहिए। तो कौन से हथियार चाहिए, जिनको हम कहते हैं एंजाइम्स। क्या कहते हैं बच्चों, एंजाइम कहते हैं। हमारे पास एक डीएनए है, ये है हमारा डबल हेलिकल डीएनए, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, डबल हेलिकल डीएनए। ये है आपका 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, ये है आपका 5 प्राइम और ये क्या है, 3 प्राइम है, ठीक है। अब इस डबल हेलिकल डीएनए को खोलने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। जब इसको खोलेंगे, ये जो डोरी होती है, जैसे ऐसे मुड़ी हुई डोरी होती है, तो इस डीएनए डोरी को इस तरह से क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। जब मान लेते हैं ये है डीएनए इस तरह से, तो इसको क्या करा जाएगा, खोला जाएगा। तो इसको खोलने के लिए, इस डोरी को खोलने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हेलिकेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है हमारे पास, हेलिकेज एंजाइम होता है। डीएनए हेलिकेज एंजाइम हमारे पास होता है। ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, इस स्ट्रैंड को खोलेगा, ओपन दी स्ट्रैंड, स्ट्रैंड को क्या करेगा, खोलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अब इस स्ट्रैंड को तो हमने खोल दिया, ठीक है ना, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि ये आकर के फिर से जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ में। जैसे जो डोरी आपस में, जो दोनों डोरियां एक दूसरे से आपस में लगी हुई होती हैं, तो ये क्या होता है, जैसे ही आपने खोला तो वो क्या हो जाएगा, वापस से आकर के उससे लग जाती हैं। तो उसी चीज़ को क्या करेंगे, अब इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना दूँ, ये इस तरह से क्या हुआ है, ये इस तरह से लगा हुआ है, इसको हमने क्या किया, हमने खोला हुआ है। ये इस तरह से क्या हुई है, अब ये इस तरह से, ये देखो, ये दोनों स्ट्रैंड क्या हुए हैं, आपस में ऐसे खुले हुए हैं। तो इनको इस तरह से मतलब बनाए रखने के लिए, खुला रखने के लिए हमारे पास एक और प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है बच्चों। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग रखती है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्या रखेगी, अलग अलग रखने का काम करेगी। SSBP इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है आपका, ठीक है। दो चीज़ हो गई। अच्छा, जब आप किसी दो डोरी आपस में ऐसे क्वाइल्ड हुई हैं, याद रखिएगा, जब गांव में जब खटिया की बुनाई होती है, कुछ होता है, तो दोनों डोरियां आपस में क्या रहती हैं, क्वाइल्ड रहती हैं, मुड़ी हुई रहती हैं। तो उसको क्या किया जाता है, हम खोलते हैं, ठीक है। तो खोलते हैं, तो खोलने के लिए कौन सा एंजाइम है आपके पास, हेलिकेज एंजाइम है। अब खोल तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आकर के लिपट जाएंगे, लिपटती है ना, मतलब चिपक जाती हैं एक दूसरे से। तो उस डोरी को खोलने के लिए क्या होता है, किसी दूसरे बच्चे को पकड़ाना पड़ता है। तो वो जो हमारे पास है पकड़ने के लिए, वो कौन है, SSBP है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। यानी एकल सूत्री, एक सूत्र को बांधने वाला जो प्रोटीन होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। ये क्या करेगा, आपके अलग स्ट्रैंड्स को अलग अलग इस तरह से अलग अलग रखने का काम करेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जब हम डोरी को इस तरह से खोलते हैं, जब डोरी को इस तरह से खोलते हैं, तो पीछे बड़ा मुड़ा मतलब बहुत ऐंठन आ जाती है ना। जब आप याद करिए, जब आप इस तरह से खोलते रहोगे, ऐसे खोलोगे, तो पीछे क्या होता है, पीछे जो डोरी का बाकी का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, बहुत उसमें ऐंठन आ जाती है। तो उस ऐंठन को, जैसे अब इतना बड़ा डीएनए है, तो जब इस डीएनए के दोनों छोर को हम पकड़ के इस तरह से खोलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, इधर में इन सब में क्या आ जाएगा, इन हिस्सों में क्या आएगा, ऐंठन आ जाएगी।
बहुत ज़्यादा ये टेंशन क्रिएट हो जाएगा, ऐंठन आ जाएगी। इस ऐंठन को क्या करता है खोलने के लिए, मतलब इस ऐंठन को ईज आउट करने के लिए, खोलने के लिए एक और हमारे पास एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम गाइरेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गाइरेज या जाइरेज, ठीक है ना। इसको क्या, इसको और एक और नाम से जाना जाता है टोपोआइसोमरेज भी, इसको क्या कहा जाता है, जाना जाता है, बोला जाता है टोपोआइसोमरेज इसको कहा जाता है, ठीक है। तो गाइरेज एंजाइम क्या काम करता है, ऐंठन को कम करने का काम करता है। गाइरेज प्रोटीन में इसको प्रोकैरियोट्स में इसको गाइरेज कहा जाता है, यूकैरियोट्स में इसी को क्या कहा जाता है, टोपोआइसोमरेज इसको कहा जाता है। तो इन दोनों का ही काम क्या है, बेसिकली एक ही है, टोपोआइसोमरेज या गाइरेज। इनका काम क्या है, जो डीएनए के बाकी स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, मतलब बाकी हिस्से में ऐंठन हो रही है, उसको खोलने का काम कर रहा है। एसएसबीपी का काम क्या है, जो डीएनए खुला हुआ है उसको क्या करेगा, उस दोनों को खुला रखने में मदद करेगा, मतलब अलग रखने में मदद करेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको एसएसबीपी को एक और नाम से जाना जाता है, हेलिक्स डीस्टेबलाइजर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हेलिक्स डीस्टेबलाइजर कहा जाता है। सूत्री, आई डोंट नो मतलब हिंदी में क्या प्रोनाउंस करेंगे बच्चों इसको, हेलिक्स डीस्टेबलाइजर इसको कहा जाता है, ठीक है। और आपका जो हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, आपको इस स्ट्रैंड को, सूत्र को, डीएनए के सूत्र को क्या कर रहा है, खोलने का काम कर रहा है। तो इसीलिए इसको डीएनए अनवाइंडिंग या अनजिपिंग एंजाइम भी इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए कि अभी तक इन्होंने क्या किया, डीएनए के स्ट्रैंड को खोलने का काम किया हुआ है। डीएनए के स्ट्रैंड को क्या किया बच्चों, खोलने का काम किया हुआ है। अब जब डीएनए का स्ट्रैंड आपका क्या हो गया, खुल गया, अब हमारा डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो गया, खुल गया हुआ है। एक मिनट, डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो गया बच्चों, यहां से खुल गया, ठीक है, ठीक। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, ये है आपका 3 प्राइम और ये क्या है आपका 5 प्राइम। ये है 3 प्राइम और ये क्या है बच्चों, ये है आपका 5 प्राइम है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, ये है आपका हेलिकेज एंजाइम है। इस हेलिकेज ने क्या किया, आपके स्ट्रैंड को खोलने का काम किया हुआ है, हेलिकेज ने खोलने का काम किया। अब यहीं पर हमारा क्या लगा हुआ है, टोपोआइसोमरेज लगा हुआ है या जाइरेज लगा हुआ है। ये क्या काम करेगा बच्चों आपके, ये जो इधर साइड में ऐंठन हुई है उसको खोलने का काम, अरे मतलब अनवाइंड करने का, खोलने का काम कर रहा है, ऐंठन को दूर करने का काम कर रहा है। अब ये दोनों जो स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड को भी तो कोई ना कोई बचा के रखेगा, इनको रोकने का मतलब आपस में रोकने का काम करेगा। तो यहाँ पर कौन लगे हुए हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं आपके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन लगे हुए हैं। कौन से लगे हुए हैं, सॉरी एक मिनट, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है ना। डीएनए को क्या करेंगे, हेलिक्स को डीस्टेबलाइज कर देंगे, हेलिक्स को क्या करेंगे कि भैया रुके रहो, अलग हुए हो तो अभी अलग ही रहो, अभी तुम्हारा मिलने का काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये क्या है आपके, ये हैं एसएसबीपी हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन हैं, जिनको क्या कहा जाता है, डीएनए हेलिक्स डीस्टेबलाइजर भी इनको कहा जाता है। हेलिकेज को क्या कहा जाता है, अनवाइंडिंग एंजाइम भी इसको कहा जाता है। जाइरेज को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, क्या नाम से जाना जाता है आपको, टोपोआइसोमरेज नाम से इनको भी जाना जाता है। यहाँ तक क्या हो गया, डीएनए को हमने क्या करा, अनवाइंड कर दिया, डीएनए को दोनों ही सूत्रों को, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कर दिया, अलग कर दिया हुआ है बच्चों, अलग कर दिया। अब आ जाइए, अब क्या होगा हमारे पास, अब यहाँ से नया स्ट्रैंड क्या होगा, जुड़ना शुरू होगा। तो नए स्ट्रैंड के जुड़ने की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, नए स्ट्रैंड की, अब यहाँ से 3 प्राइम है तो एंटी पैरेलल होते हैं, जब एंटी पैरेलल होंगे तो क्या होगा, 5 प्राइम यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 प्राइम है तो यहाँ पर क्या होगा, 3 प्राइम होगा, ठीक है। इधर पे क्या आ जाएगा, इधर पे आपका 3 प्राइम आ जाएगा, इधर पे क्या आ जाएगा, 5 प्राइम आ जाएगा। 2 स्ट्रैंड बनेंगे, इधर से भी एक नया स्ट्रैंड जुड़ेगा, सॉरी ये क्या होगा, हमेशा जो डीएनए का नए डीएनए के बनने का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा,
ठीक है। जो डीएनए के बनने, नए डीएनए के बनने का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इधर वाले में किस पैटर्न से बन रहा है। सबसे पहले ये वाला पैटर्न ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाला क्या है, हमारा जो पेरेंट डीएनए है वो क्या है, यानी पुराना जो डीएनए है वो क्या है, इसकी पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है। तो जो नया डीएनए बनेगा वो कहाँ से होगा, यानी उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम आपकी होगी। और हमेशा क्या होता है, जो नया डीएनए बनेगा उसकी पोलैरिटी हमेशा क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। ठीक है, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो दिमाग में आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे क्या है कि ये जो नया डीएनए बनेगा, इसको पता कैसे चलेगा कि भैया मुझे यहाँ से शुरू होना है, कि यहाँ से शुरू होना है, कि यहाँ से शुरू होना है, इसको पता कैसे चलेगा। तो इसको ये चीज़ बताने के लिए, इसको रास्ता दिखाने के लिए एक एंजाइम हमारे पास होता है जिसको प्राइमेज बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमेज बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका डीएनए, इसको एक और नाम से जाना जाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनको कहा जाता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। अब ये प्राइमेज क्या काम करेंगे, आपका प्राइमेज सबसे पहले क्या काम करेंगे, प्राइमेज यहाँ पर एक छोटा सा भाग आरएनए का बनाएगा। छोटा सा भाग किसका बनाएगा, आरएनए का बनाएगा। अब जब ये छोटा सा भाग आरएनए का बन गया तो फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका दूसरा जो नया डीएनए है उसको रास्ता मिल गया और यहाँ से नया डीएनए बनना शुरू हो जाएगा। अब इसको बनाएगा कौन, ये जो नया डीएनए है, प्राइमेज का काम सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाना था, नए डीएनए के पूरे स्ट्रैंड को बनाना नहीं था। तो यहाँ पर आते हैं हमारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन से आते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज आपके 3 टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये सभी क्या काम करेंगे, आपके डीएनए के स्ट्रैंड को बनाने में काम करेंगे बच्चों। साथ ही साथ इनका एक और काम होता है, ये प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है कि ये आपका क्या काम करेंगे कि मान लेते हैं जो सबसे तेज बेसिकली डीएनए के स्ट्रैंड को, नए डीएनए के स्ट्रैंड को बनाने में काम करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 वाला काम करता है। तो 3 वाले से अगर गलती हो गई है तो 2 और 1 क्या करेगा, जा करके पीछे से देखेगा कि यार कहीं गलती तो नहीं हो गई है, उसको तुरंत ठीक करने का काम करेगा, करेक्ट करने का काम करेगा। इसीलिए आपके ये जो पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, प्रूफ रीडिंग का भी काम करते हैं बच्चों, ताकि मिस्टेक्स जो हो, जो आपके फ्रैगमेंट्स जुड़ रहे हैं, मतलब जो आपके ये क्या है, आपके नाइट्रोजनस बेसेस लग रहे हैं एक दूसरे के साथ में, इनमें कोई मिस्टेक ना आने पाए। ठीक है, तो यहाँ से आपको हमें क्या याद रखना है, 2 हमारे पास एंजाइम है। प्राइमेज ने क्या किया, छोटा सा भाग आरएनए फ्रेगमेंट का लगा दिया। उसके बाद क्या आता है, किसका रोल आता है, डीएनए पॉलीमरेज का आता है, रोल आता है। सबसे तेज काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज 1, पोल 2, पोल 3 होते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स को क्या करेंगे, खटाखट कर देंगे, जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ से ऐसे ही क्या करेगा, ये ए टी ऐसे क्या करेगा, यहाँ पर सी जी है, यहाँ पर सी, इस तरह से लगाता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमने देख लिया कि अच्छा ठीक है, नया डीएनए तो बन गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, नया डीएनए आपका बच्चों बन गया है। अब आते हैं दूसरे वाले स्ट्रैंड पर, देखेंगे अब इनकी पोलैरिटी क्या होगी बच्चों, ये है आपका 5 प्राइम और इधर से कैसे कैसे जाएगा, 3 प्राइम जाएगा। कैसा जाएगा, 3 प्राइम जाएगा। हमेशा याद रखना है कि डीएनए का रेप्लिकेशन बच्चों हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अब आते हैं, हम देखते हैं कि दूसरे वाले स्ट्रैंड पर कैसे लगेगा। मैम दूसरे वाले स्ट्रैंड पर किस तरह से डीएनए शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 5 प्राइम है। अब 5 प्राइम से 5 प्राइम तो हो ही सकता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, यहाँ पर होना चाहिए था 3 प्राइम, तभी तो हम 3 प्राइम से 5 प्राइम जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 प्राइम है। जब यहाँ पर हमारे पास 3 प्राइम है तो यहाँ पर जो नया स्ट्रैंड लगेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम होगी। राइट, पुराने वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम है।
तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, प्राइमेज और पॉलीमरेज क्या करेंगे, बार बार लगेंगे। यानी प्राइमेज ने क्या किया, आरएनए प्राइमेज ने डीएनए का छोटा सा स्ट्रैंड बनाया। उसके बाद क्या हुआ, डीएनए का कुछ भाग तक क्या हुआ, आपका नया स्ट्रैंड बन गया। फिर बीच में आपका प्राइमेज क्या करेगा, फिर बीच में इसको प्राइमेज रास्ता दिखाएगा कि इधर ही रास्ता है। फिर आपका क्या करेगा, जो पॉलीमरेज है ये फिर से डीएनए के कुछ स्ट्रैंड्स को लगाएंगे। फिर इसको रास्ता पता नहीं चलेगा, फिर से आपका आरएनए का कुछ हिस्सा आएगा प्राइमेज का, और उसके बाद फिर से क्या करेंगे, आपके ये प्राइमेज इस तरह से आपके लगते पॉलीमरेज फिर आपसे आपका नया डीएनए बनाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बच्चों, ये खंड जो है, ये वाला जो हिस्सा है बेसिकली ये क्या हुआ है, बीच बीच में खंडित है, यानी बीच बीच में टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बीच बीच में टूटा हुआ भाग है, इसीलिए इस भाग को क्या कहा जाता है, इन टूटे हुए डीएनए के फ्रैगमेंट्स को क्या कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ओकाजाकी फ्रैगमेंट इसको कहा जाता है, ओकाजाकी खंड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ओकाजाकी खंड कहा जाता है। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट के नाम पर ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट नाम पड़ा था। तो हम दूसरा वाला स्ट्रैंड कैसा देख रहे हैं, दूसरे वाले स्ट्रैंड में हम देख रहे हैं कि प्राइमेज का काम बार बार पड़ रहा है, प्राइमेज बार बार रास्ता डीएनए पोल्स को दिखा रहा है कि हाँ पॉलीमरेज आगे की तरफ चलो, और आगे की तरफ चलो, और आगे की तरफ चलो। तो वो क्या कर रहा है, इस तरह से उसको रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये बीच बीच में टूटे हुए हैं, खंडित हुए हैं, प्राइमेज का काम इलोंगेशन का थोड़ी ना है, तो बीच में से प्राइमेज हटेगा भी तो ना। जब काम पूरा हो जाएगा, जब ये फ्रैगमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके पूरे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट जब ये खंड क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा आपका, तो प्राइमेज को हटना पड़ेगा। अब प्राइमेज को जब हटेगा, जब ये प्राइमेज आपके हट जाएंगे, तो इन प्राइमेज को हमने क्या किया, बीच से हटा दिया। भाई हमारा डीएनए बन चुका है, अब तुम्हारा प्राइमेज हट जाओ। तो जब प्राइमेज हट जाएगा तो इन खंड को आपस में जोड़ने के लिए एक और एंजाइम आएगा, और उस एंजाइम को हम कहते हैं लाइगेज एंजाइम। क्या कहते हैं बच्चों, लाइगेज एंजाइम कहते हैं। इस लाइगेज ने क्या किया, जहां जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा हुआ था, लाइगेज ने उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या किया, आपस में जोड़ दिया, और हमारी जो डीएनए फ्रैगमेंट्स थे, जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस थे, बीच बीच से टूटे हुए थे, वो क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। तो इनको जोड़ने के लिए, इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए कौन एंजाइम आया, लाइगेज एंजाइम आपका काम किया। डीएनए लाइगेज एंजाइम ने क्या किया, आपके जो बीच से फ्रैगमेंट्स को टूटे हुए थे उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू इनको क्या किया, जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है बच्चों, पूरा होता है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि अच्छा ठीक है मैम, अब एक बात मुझे बताइए कि इनको हम पढ़ेंगे कैसे, मुझे पता कैसे चलेगा कि भैया ये आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम शुरू हो रहा है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम शुरू होता है, इधर से रास्ता शुरू होगा, ये पता कैसे चलेगा, पढ़ेंगे किस तरफ से। तो हम पढ़ेंगे ऐसे बच्चों, जो आपका कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड गया हुआ है, जो लगातार स्ट्रैंड बना हुआ है, इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं बच्चों। और जो बीच बीच में टूटा हुआ था, जिनमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बने हुए थे, उन स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं बच्चों लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो बीच बीच से स्ट्रैंड्स आपके टूटे हुए थे, उस वाले स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो हम पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ेंगे, और ये वाला क्या है, ये वाला आपका इसी लीडिंग स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। एक और नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लगातार बन रहा है, बीच में कहीं भी कोई भी खंड टूटा हुआ नहीं है बीच में, तो इसको इसीलिए कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड इसको कहा जाता है। अब एक बात बताओ, अगर ये बीच बीच में टूटा हुआ है, खंडित है, तो इसको डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है आपका, जहां पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, वो है लैगिंग स्ट्रैंड। इसी को क्या कहा जा रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड इसको हम कह रहे हैं। अच्छा,
अब ये चीज पूरी समझ में आ गई कि अच्छा डिसकॉन्टिन्यूअस है और एक तो पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाता है। कैसा होता है, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाता है। एक बात आ गई। अच्छा, और क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा था कि बाई डायरेक्शनल होता है, हमने देख लिया कि किस तरह से अगर यहाँ से खुल रहा है तो ये कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, और ये दोनों ही सेल्स में होता है, चाहे आपके प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भी बाई डायरेक्शनल होगा, यूकैरियोट्स हैं उनमें भी बाई डायरेक्शनल ही होगा, दोनों ही दिशाओं से डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है। और इनका पोलैरिटी कैसा होना चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही पोलैरिटी होनी चाहिए। एक और पॉइंट यहाँ पे है, जो इस तरह से कैंची के समान खुला हुआ है बच्चों, यानी जो डीएनए इस तरह से खुला हुआ है, इसको कहा जाता है रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। ठीक है, ORI क्या है आपका, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है बच्चों, ORI जो है ये आपका क्या है कि जो हम देखेंगे टाटा वाला जो साइट है आपका, वहां से डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन आपको दिखाया हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो क्लैरिटी और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ भी आया होगा। तो 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं डीएनए का रेप्लिकेशन आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं रीड भी करूँगी और मैं ये डायग्राम जो है, एंजाइम जो है उसको भी समझाऊंगी। बस एक बार आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। खुल क्यों नहीं रहा है बच्चों, अरे यार ये क्या हो गया, नहीं, वेट, हम्म, अरे यार, ये अभी तो चला था, क्या हो गया इसको, मुझे लग रहा है मुझे बैक करके इसको फिर से चेक करना पड़ेगा। वेट, हाँ, खुल जाए तो ना, चल नहीं रहा, अभी तो चल रहा था।
पता नहीं क्या हो गया। लेकर नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। हम क्या डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, डीएनए का क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं आपके लिए रीड करूँगी। डीएनए का रेप्लिकेशन मैं समझा चुकी हूँ, एक्चुअली मैं एक वीडियो लाई थी आपको समझाने के लिए, पर वो चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम क्या बच्चों, डीएनए का रेप्लिकेशन अब मैं रीड करूँगी और जहाँ पे जो पॉइंट प्रॉब्लमैटिक होगा वहाँ पे मैं बस डिस्कस करते चली जाऊँगी। डीएनए का रेप्लिकेशन हम समझ चुके हैं। डीएनए का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आदिजीवी कोशिकाएं क्या होती हैं आपकी, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इनमें डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो एक फिक्स्ड पोजीशन से शुरू होता है, क्योंकि एक ही ओआरआई होता है। प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तो इसीलिए वहां पर बस एक ही क्या होता है, निश्चित स्थान होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपके कई सारे ओआरआईज होते हैं, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जहां से डीएनए क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इन स्थानों को जो है रेप्लिकेशन ओरिजिन कहा जाता है बच्चों, या इनिशिएशन पॉइंट इनको कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे एस्केरिकिया कोलाई जो है आपका, इनमें मल्टीपल एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स की मदद से क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन अपैरेचस इनको कहा जाता है, या रेप्लियोसोम कहा जाता है। जो अभी हमने जिन एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया, तो उनको क्या कहा जाता है, रेप्लिसोम इनको कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रेप्लिकेशन जो है ये आपका पंक्तिबद्ध होते हैं, मतलब वो एक के बाद एक के बाद एक इस तरह से होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, रेप्लिकॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेप्लिकॉन कहा जाता है। अच्छा, डीएनए अनवाइंडिंग कैसे होगा, अभी हमने डिस्कस किया था अनवाइंडिंग कैसे होगा। तो अनवाइंडिंग जो है आपका, ये कॉइल्ड रहता है, एक एंजाइम हमारे पास होता है हेलिकेज एंजाइम, जिसकी मदद से हमारा डीएनए क्या होता है, अनवाइंड होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, अनवाइंड होते हैं। देखिए ये मैं रीड नहीं करूंगी अब, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है आपका क्या, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स, ये है हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है बच्चों। इन स्ट्रैंड को क्या किया गया है, खोला गया है। किसकी हेल्प से खोला गया है, हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से इनको खोला गया है। किसकी हेल्प से खोला गया है, हेलिकेज एंजाइम की मदद से इनको खोला गया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस सिंथेसिस और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। यहाँ पे जरा से इसकी पोलैरिटी ध्यान दीजिए, ये है आपका 3 प्राइम, ये है आपका 5 प्राइम। तो ये 3 प्राइम और 5 प्राइम, ये क्या, कौन सा आपका स्ट्रैंड बनेगा, लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। ये वाला कौन सा स्ट्रैंड बनेगा बच्चों, लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। आगे वाले इमेज में और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे जरा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा क्या बच्चों, पेरेंटल डबल हेलिक्स डीएनए, ठीक है। ये है 5 प्राइम, तो इधर वाला क्या होगा, 3 प्राइम। ये है 3 प्राइम, तो इधर वाला क्या होगा बच्चों, ये है आपका 5 प्राइम है। कैसा है बच्चों, 5 प्राइम है। अब ध्यान से दीजिए, देखिएगा। अच्छा, अनवाइंड कर दिया। अनवाइंड किसकी मदद से हमने किया बच्चों, हेलिकेज की मदद से इसको हमने क्या किया, अनवाइंड किया, मतलब स्ट्रैंड को क्या किया, खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये है आपका आरएनए प्राइमर, जिसको हमने कहा कि ये क्या है आपका प्राइमेज एंजाइम। आरएनए प्राइमर क्या कर रहा है, इसको रास्ता दिखा रहा है कि इधर से क्या होगा, आपका नया डीएनए का स्ट्रैंड क्या होगा, जुड़ता जाएगा। लीडिंग स्ट्रैंड क्या हो रहा है, सिंथेसाइज्ड हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। और यहाँ पर देखो कौन सा आपका एंजाइम काम आ रहा है, पॉलीमरेज 3 एंजाइम काम आ रहा है, ठीक है। कौन सा एंजाइम काम आ रहा है, पॉलीमरेज 3 एंजाइम। अब जरा सा लैगिंग स्ट्रैंड को देख लो। लैगिंग स्ट्रैंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फ्रैगमेंटेड है। देखो बीच बीच में प्राइमेज लग रहा है, बीच बीच में क्या लग रहा है, प्राइमेज लग रहा है। तो ये है आपका कौन सा वाला स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड है। इन फ्रैगमेंट्स को क्या कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इनको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा लगा हुआ है, क्या है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो गैप फिल हो रहा है बच्चों, इनके बीच में जो गैप्स लगे हुए हैं, इन गैप को कौन फिल कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 1 फिल कर रहा है। और इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, आपका आपस में जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम जोड़ने का काम करता है, लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन विल बी मेड कंटिन्यूअस बाय डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो ये है आपका डीएनए रेप्लिकेशन है, आज हमने डिस्कस किया। आज
इतना ही हम डिस्कस करेंगे। कल एक बार वापस से, एक मिनट, कल एक बार वापस से मैं इस रेप्लिकेशन का जो डायग्राम है उसको अच्छे से समझा दूंगी, एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लूँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस, रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स अच्छे से आपकी मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ आपको। तो आगे भी क्लास में बने रहिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखते रहिए और वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए और कमेंट किया करिए, जो भी फीडबैक है वो मैं आगे इम्प्रूव करने की भी कोशिश करूँगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।